डियर स्टूडेंट्स, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 घोषित हो चुकी है। इसके लागू होने के बाद पुरानी एजुकेशन पॉलिसी अतीत बनकर रह जाएगी। अगर संक्षेप में कहें तो इसके बाद स्कूल एजुकेशन, बोर्ड एग्ज़ाम्स और यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा दी जाने वाली डिग्रियों में एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा और जो पुराना सिस्टम था 10+2 का, वो अतीत बनकर रह जाएगा। नए सिस्टम में 5+3+3+4 का मॉडल आपको दिखाई देगा। आगे बढ़ने से पहले आइए उस कमेटी के बारे में जानते हैं जिसने इसका ड्राफ्ट तैयार किया है, दस्तावेज़ों को अंतिम रूप दिया है और जिसके बाद कैबिनेट की इसे स्वीकृति भी मिल गई है। ये कमेटी है पूर्व इसरो प्रमुख यानी एक्स इसरो चीफ के कस्तूरी रंगन और उनकी कमेटी। इसमें यह कहा गया कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में जीडीपी का 6% इन्वेस्ट किया जाएगा। साथ ही विश्व के प्रमुख यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजों को उनके कैंपस भारत में स्थापित करने की इजाज़त दी जाएगी। साथ ही स्कूलों और कॉलेजों में जो ड्रॉप आउट का सिस्टम है, यानी एडमिशन लेकर बीच में ही छोड़ देना या एडमिशन नहीं लेना, उसमें बड़ा सुधार किया जाएगा। जैसे स्कूल के स्तर पर 2030 तक GER यानी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाया जाएगा और इसे बढ़ाकर 100% किया जाएगा। साथ ही हायर एजुकेशन में GER अभी 26% 3 है, जिसे बढ़ाकर 50% तक किया जाएगा 2035 तक। संक्षेप में अगर कहें तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था को ज़्यादा तार्किक, प्रासंगिक और लचीला बनाकर स्टूडेंट फ्रेंडली बनाया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले उस छोटे से ब्रीफ में हिस्ट्री को समझते हैं कि किस तरह से भारतीय शिक्षा व्यवस्था स्टेप बाय स्टेप अंग्रेजी काल से अब तक आगे बढ़ी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन कि किसे हम भारतीय आधुनिक शिक्षा व्यवस्था का पितामह कहते हैं? हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन एजुकेशन? तो इसका आंसर है लॉर्ड मैकॉले। एनीवे, अगर इसके इतिहास को समझें इन ब्रीफ तो सबसे पहले 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी और फारसी अरबी जैसे शिक्षा के विकास और विस्तार की बात की थी, चूँकि तब प्रशासन और न्यायिक व्यवस्था में इसी भाषा का बोलबाला था। उसके बाद 1791 में 10 सालों बाद बनारस में जोनाथन डंकन ने, जो बनारस के रेसिडेंट थे, उन्होंने संस्कृत स्कूल, जो बाद में कॉलेज बना, और यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना की थी। उसके बाद 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। हालांकि इसकी स्थापना की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को भारतीय भाषा और साहित्य की शिक्षा देने के संबंध में, लेकिन यह भी भारतीय शिक्षा और साहित्य के लिए एक लैंडमार्क था। उसके बाद 1813 का एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1813, जिसमें भारतीय साहित्य और शिक्षा के लिए पहली बार 1 लाख रुपये बजटरी एलोकेशन की बात की गई। यानी पहली बार भारतीय साहित्य और शिक्षा के लिए बजट में 1 लाख का प्रावधान किया गया। 1835 में लॉर्ड मैकॉले का स्मरण पत्र आया, यानी लॉर्ड मैकॉले माइन्यूट, जिसमें यह कहा गया कि अंग्रेजी भारतीय शिक्षा व्यवस्था का आधार होना चाहिए और इसी के सहायक के रूप में पूर्वी शिक्षा या वर्नाकुलर एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहिए। 1854 का वुड डिस्पैच आया, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। चार्ल्स वुड ने प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी के शिक्षा तक के अलग अलग स्टेजेस की कई सारे रिकमेंडेशंस किए थे और इसलिए इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। जिसके बाद 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में पहली बार यूनिवर्सिटीज़, विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। उसके बाद 1882 का वो साल आया जब लॉर्ड रिपन, जो थोड़ा सा उदारवादी था, उसने हंटर आयोग की स्थापना की, जिसने प्राइमरी एजुकेशन के बारे में कई सारे रिकमेंडेशंस दिए। उसके बाद 1902 में रेलवे आयोग आया, जिसने यूनिवर्सिटीज़ में अव्यवस्था और उसकी शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए रिकमेंडेशंस दिए थे। जिसके बाद 1904 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी एक्ट आया, जो 1904 में आया था। 1917 में सैडलर आयोग आया, 1929 में हर्टोग और 1944 में सार्जेंट आयोग। लेकिन इन सबसे पहले 1937 में महात्मा गांधी का वर्धा योजना, जो प्राइमरी एजुकेशन पर बेस्ड था, भारतीय शिक्षा व्यवस्था में मील का पत्थर माना जाता है, क्योंकि तब माना गया था कि प्राइमरी एजुकेशन को मजबूत करके ही हम आगे की नींव मजबूत कर सकते हैं। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद 1948 में राधाकृष्णन आयोग आया, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित हुआ था। लेकिन इन सबसे अलग, सबसे अधिक चर्चा हुई कोठारी आयोग, जो दौलत सिंह कोठारी के द्वारा रिकमेंडेड थी, जिसके आधार पर 1968 का पहला देश भर के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित हुआ। पूरे देश के लिए पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी कोठारी आयोग के आधार पर सामने आई, जिसमें कई सारे रिकमेंडेशंस थे, लेकिन 3 इसमें बड़े महत्वपूर्ण थे। एक,
6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा यानी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन। दूसरा था त्रिभाषा सूत्र, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी के साथ क्षेत्रीय भाषा के विकास और विस्तार की बात की गई थी। और नेक्स्ट था शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था करना। 3 महत्वपूर्ण और भी कई सारे पहले शिक्षा नीति के आधार बने। उसके बाद 1986 में राजीव गांधी के शासनकाल में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, जिसमें कई सारे रिकमेंडेशंस थे, लेकिन अगेन 3 इसमें महत्वपूर्ण थे। एक जो बहुत महत्वपूर्ण थे, ये माना गया कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था का आधार महिलाओं के शिक्षित होने में है। तो महिलाओं, SC ST, अल्पसंख्यक और विकलांगों की शिक्षा पर ध्यान दिया गया, फोकस किया गया। दूसरा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चला। प्राइमरी एजुकेशन में आधारभूत सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चला। और तीसरा था ओपन लर्निंग सिस्टम, यानी मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना, जिसके आधार पर 1985 में इग्नू की स्थापना हुई। ये थे 2 महत्वपूर्ण शिक्षा नीति, जिसमें कई सारे संशोधन भी बाद में होते रहे। लेकिन अब 34 सालों के बाद जो नई शिक्षा नीति आई है, उसमें पुराने 10+2 सिस्टम को इतिहास बना दिया जाएगा, जिसमें हम 10वीं तक सामान्य शिक्षा लेते थे, 11वीं से अपना स्ट्रीम चुनते थे, साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स, और फिर हायर एजुकेशन की डिग्रीज लेते थे परंपरागत ढंग से। अब जो नया फॉर्मेट है, उसमें 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 साल के बच्चों के लिए 5+3+3+4 का फॉर्मेट लाया गया। यहाँ पर पहला स्टेज 3 से 8 साल के बच्चों के लिए होगा 5 साल का फाउंडेशन कोर्स, जिसमें प्री और प्राइमरी की 5 साल की शिक्षा दी जाएगी। बच्चे यहाँ पर खेल खेल में पढ़ना सीखेंगे। पहला 3 साल आंगनबाड़ी में बच्चे प्री की शिक्षा लेंगे, उसी तरह से जैसे अंग्रेजी स्कूलों में नर्सरी, LKG, UKG होता है। यहाँ पर पढ़ना लिखना खेल खेल में सिखाया जाएगा। नेक्स्ट 2 साल प्राइमरी का स्टेज होगा, स्टैंडर्ड 1 और स्टैंडर्ड 2 का। यहाँ पर भी बच्चों को बस्ते के बोझ से बचाया जाएगा और हंसते खेलते सहज ढंग से बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाया जाएगा। दूसरा स्टेज जो प्री मिडिल स्टेज होगा, स्टैंडर्ड 3, 4 और 5 का। इसमें बच्चे पढ़ना लिखना तो सीखेंगे, लेकिन भारी भरकम किताबों के बोझ से यहाँ पर भी उन्हें बचाया जाएगा। उसके बाद तीसरा स्टेज होगा, थर्ड स्टेज होगा मिडिल स्कूलिंग का, माध्यमिक स्तर की शिक्षा, जिसमें क्लास 6, 7 और 8 के 11 से 14 साल के बच्चे कोडिंग सीखेंगे, बच्चे इंटर्नशिप करेंगे, बच्चे सब्जेक्ट की ज्ञान तो लेंगे ही, लेकिन यहाँ पर भी अपना हुनर भी सीखेंगे, अपने कौशल को निखारेंगे, स्किल्ड बनेंगे। ये वो समय होगा जब चाइना या दूसरे यूरोपीय देशों की तरह भारतीय बच्चों को भी कोडिंग सिखाया जाएगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या है समझाया जाएगा, बच्चों को स्किल्ड किया जाएगा, इंटर्नशिप कराया जाएगा। इस स्टेज से जब बच्चे निकलेंगे तो वे हुनरमंद बनकर निकलेंगे, किसी एक स्किल को सीख कर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेज, चौथा स्टेज होगा जो 9th, 10th, 11th और 12th का होगा। यहाँ पर बोर्ड एग्जाम के पैटर्न में थोड़ा बदलाव किया गया है। अब 3-3 महीने, 4-4 महीने पर या रेगुलर एग्जाम देने की व्यवस्था पर रोक लगाई गई है। अब 6-6 महीने का सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा। साथ ही आपको अपने विषय के साथ, आप जिस भी विषय के साथ आगे पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें चाहेंगे तो साइंस के साथ आर्ट्स के सब्जेक्ट को भी, हिस्ट्री भी चाहेंगे तो आप पढ़ सकते हैं। आप अपने सब्जेक्ट को बीच में बदल भी सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण फेज हायर एजुकेशन का आएगा, जिसमें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और रिसर्च स्कॉलर के रूप में आप अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। इस फेज को नाम दिया गया है मल्टीलैटरल एंट्री और एग्जिट, यानी बहुस्तरीय प्रवेश और निकास। ये ऐसा फेज होगा जिसमें अगर आप इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हैं तो आप चाहेंगे तो आप अपना कोर्स करते हुए हिस्ट्री भी पढ़ सकेंगे, ह्यूमैनिटीज़ के पेपर्स ले सकेंगे। साथ ही अगर किसी कारणवश आप पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, 1 साल की पढ़ाई पढ़ी है, आपकी पढ़ाई बर्बाद नहीं जाएगी। इस 1 साल के लिए आपको 1 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर 2 साल आप पढ़ते हैं और अचानक आपको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है तो 2 साल का आपको डिप्लोमा मिलेगा। और अगर आप 3 साल का कोर्स पूरा करते हैं और आगे का हायर एजुकेशन आप नहीं लेना चाहते, पढ़ाई आगे नहीं करना चाहते, तो आपको 3 साल का डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन अगर आप हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, आगे आप रिसर्च स्कॉलर बनना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं, तो आपको 1 साल का MA करना होगा, 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स करना होगा, बीच में MPhil नहीं है, डायरेक्ट आप PhD कर सकेंगे। तो 5, 3, 3 और 4 का ये नई शिक्षा नीति का नया मॉडल स्टूडेंट फ्रेंडली तो है ही, बेहद लचीला भी है। अगर इसे ज़मीन पर लाया जा सका, इसे सही मायने में लागू किया जा सका, तो स्टूडेंट्स के लिए ये युगांतकारी होगा। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि इतने सारे महत्वपूर्ण बदलावों के लिए
हमें ज़मीनी स्तर पर भी बहुत सारे बदलाव और बहुत सारे परिवर्तन और बहुत सारे सुधार करने होंगे, क्योंकि हमारे पास तकनीक की कमी है, हमारे पास इतने कैंपस नहीं है, हमारे पास शिक्षित टीचर शिक्षक नहीं है। तो इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके ही हम इस तरह की नई शिक्षा नीति को लागू कर पाने की स्थिति में होंगे। लेकिन हमें आशावान रहना चाहिए कि ये जब भी लागू होगा ये एक युगांतकारी और मील का पत्थर साबित होगा। टेक केयर।